सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 5 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 25% टैरिफ लगाया है इंडिया के इंपोर्ट्स पर, और पेनल्टी भी लगाने की बात की है ना, रशिया से ऑयल लेने के लिए। ट्रम्प ने कहा कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदकर ओपन मार्केट में बेचकर मुनाफा कमा रहा है और यूक्रेन का जो वॉर है उस पर चिंता नहीं दिखा रहा। तो उन्होंने कहा कि इंडिया पर लगने वाले टैरिफ्स और भी बढ़ाए जाएंगे। तो बेसिकली इंडिया का जवाब क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है, इंडियन गवर्नमेंट ट्रम्प के आरोपों को अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बताया उसने। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने याद दिलाया कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो अमेरिका ने खुद एनकरेज किया था कि जो है इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करे ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबल रहें। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स जरूरत के जितनी जरूरत है उसके हिसाब से किए जाते हैं ताकि इंडियन कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल एनर्जी मिल सके, है ना। और यूरोप और अमेरिका की बात करें तो वो खुद रशिया से ऑयल अब तक जो है बिलियंस ऑफ यूरोज में जो है और डॉलर्स तक ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें ऑयल, गैस, है ना, और केमिकल्स, फर्टिलाइजर, यूरेनियम, पैलेडियम जैसे आइटम्स जो है ये खुद इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तो ट्रम्प ने कहा कि जो है इंडिया मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल खरीद कर उसे फिर से जो है प्रॉफिट के लिए बेच रहा है, इसलिए टैरिफ सब्सटैंशियली बढ़ा रहा हूँ। तो इससे असर क्या पड़ेगा कि 25% टैरिफ लगाने के कारण जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनको वियतनाम और मैक्सिको, इंडोनेशिया जैसे देशों के मुकाबले जो है डिसएडवांटेज हो सकता है ना, क्योंकि इन पर टैरिफ कम लग रहे हैं, इंडिया पे ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये नए टैरिफ जो है 7 अगस्त से लागू होने की संभावना है। तो इंडिया ने कहा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी जरूरी कदम है उठाए जाएंगे, और पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाया गया है ना, जहां गवर्नमेंट ने बोला इस सिचुएशन को रिव्यू कर रही है वो। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, डिस्पाइट हाई कोर्ट ऑर्डर रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी रिमेन स्कीम रिमेन्स स्टॉल्ड इन बंगाल। तो यहाँ पे MGNREGS की स्कीम जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, इनएक्ट दैट इज इनेक्टेड अंडर MG नरेगा एक्ट 2005, है ना। तो ये गारंटी करता है कि 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट जो है पर ईयर मिलेगा टू एवरी रूरल हाउस होल्ड जिसका एडल्ट मेंबर जो है वॉलंटियर करेगा कि जो है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहता है वो। तो इसमें लीगल राइट टू वर्क मिलता है ना। तो कि ऐसा पहला लॉ है जो गारंटी देता है वेज एम्प्लॉयमेंट की एज अ लीगल राइट। और पर फाइनेंशियल ईयर 100 डेज मिलते हैं पर हाउस होल्ड। और रूरल पुअर्स को टारगेट करता है कि पॉवर्टी रिडक्शन हो और रूरल डेवलपमेंट हो, और अनस्किल्ड मैनुअल लेबर में सिर्फ काम दिया जाता है। और वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो एटलीस्ट जो है 1/3 वुमेन जो वर्कर्स हैं मस्ट बी वुमेन, है ना। और तो ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा और थ्रू ग्राम पंचायत, ठीक है। और इस स्कीम के अंडर जब भी वर्कर जो है सबमिट करता है रिटर्न या ऑनलाइन एप्लीकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो विद इन 15 डेज जो है एम्प्लॉयमेंट देना लीगली बाउंड है गवर्नमेंट के लिए, है ना। अदरवाइज कंपनसेशन देना होता है। तो अभी न्यूज़ क्या है कि जो MGNREGS स्कीम है इसका पैसा जो सेंट्रल शेयर है वो बेसिकली बंगाल को आना है, बट मार्च 2022 से ये स्टॉल्ड है और सेंटर का शेयर स्टेट को नहीं गया है। तो वही दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था 18 जून को कि रिज्यूम किया जाए MGNREGS का जो वर्क है 1 अगस्त से। लेकिन इसके बाद भी जो है अभी तक वहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है काम। तो सेंटर ने अभी भी विदहेल्ड किए हैं फंड्स जो है ना, डिप्राइविंग मिलियंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स ऑफ देयर राइट टू एम्प्लॉयमेंट। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, स्टालिन इनॉग्रेट्स विनफास्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट इन द कंट्री। तो तमिलनाडु के CM जो है MK स्टालिन ने इनॉग्रेट किया कि वियतनाम की जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है ना, उसने जिसका नाम है विनफास्ट, उन्होंने बेसिकली फर्स्ट प्लांट लगाया है इंडिया में थोट्टुकुडी तमिलनाडु में, है ना। तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि जो है स्टालिन ने तमिलनाडु को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला, जिसमें कि 40% जो इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन होता है वो तमिलनाडु में हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, रिव्यू पैक्ट विद यूनाइटेड किंगडम एंड रिजेक्ट थ्रेट्स बाय ट्रम्प ट्रेड यूनियंस। तो अभी जो इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट किया, तो उसमें बेसिकली 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और संयुक्त किसान मोर्चा ने मिलकर जो है इंडिया और UK के बीच साइन हुआ ये एग्रीमेंट को पार्लियामेंट्री रिव्यू मांगा है इसका।
और उन्होंने बोला है कि बेसिकली यूएस का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड थ्रेट्स को रिजेक्ट करना और भारत के सॉवरेन जो ट्रेड राइट्स है उसको बनाए रखने की मांग की है, जिसमें रशिया जैसे देशों के साथ भी जो है बेसिकली व्यापार का जो है हक हो, है ना, अधिकार हो। तो गवर्नमेंट ने अमेरिका के प्रेशर के सामने चुप रहकर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज किया, ऐसा ट्रेड यूनियंस बोलते हैं। और उनकी वार्निंग है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूएस की कंपनी जैसे कि कारगिल हो गई, वो इंडिया के डेयरी और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें बिना रोक टोक के उसको एंट्री दी जाएगी, जिसके बाद फार्मर्स और को दिक्कत होगी और प्राइसेस भी गिरेंगे और फूड सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है बढ़ सकता है, ऐसा वो बोलते हैं ना ट्रेड यूनियंस। फिर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का कहना है कि जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम देने का कमिटमेंट है। तो अभी जो स्टैट्स उन्होंने बताया कि 2024 में इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो लगभग 13.4% जो है वुमेन्स हैं, और आर्मी की बात करें तो जो है 6.85% है, और वहीं पे अगर नेवी की बात करें तो जो है 6% जो है वुमेन्स का है ना। और अगर आर्मी की टोटल 12 ब्रांचेस जो है वुमेन्स के लिए ओपन है, इंक्लूडिंग कॉम्बैट रोल। ठीक है, तो कॉम्बैट रोल में भी अलाउड है। और नेवी में भी सारी जो ब्रांचेस हैं वो ओपन है, एक्सेप्ट जो है सबमरीन्स को छोड़ के, है ना। तो सबमरीन्स को छोड़ के बाकी सारा अलाउड है। और टेक्निकल एकेडमीज भी अब वुमेन्स के लिए ओपन हो चुके हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और जो कॉलोनियल सोफिया कुरैशी हैं आर्मी में, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह है ना, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अहम भूमिका निभाई, ये जैसे ऑफिसर्स नए कैंडिडेट्स के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं, ऐसा उनका बोलना है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव पावर टू इम्पोज रेस्टिट्यूटरी डैमेजेस, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जितने भी हैं उनको अधिकार दिया है कि वो पॉल्यूटर्स जितने भी हैं जो पॉल्यूट करते हैं उससे कंपनसेशन या फिर रेस्टिट्यूशन जो है डैमेज वसूल कर सकें, जिसका जो यूज होगा पॉल्यूटेड जो एयर है या फिर वाटर बॉडीज है उनके ओरिजिनल या प्रेस्टीन फॉर्म में उसको रीस्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा, है ना। और कंपनसेशन का पर्पस सिर्फ जो है फाइन नहीं है, पॉल्यूटेड इकोसिस्टम को रीस्टोर करना भी है ना। तो और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को रीइंफोर्स किया गया है, जो कि इंडस्ट्री या यूनिट जो भी पॉल्यूट करेगी, है ना, वो ही उसकी सफाई और जो है रिस्टोरेशन का खर्चा उठाएगी, है ना। तो ये पे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे जिसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जो है वो भी शामिल किए जाएंगे, ठीक है। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को इंडस्ट्री या प्रोसेस को बंद करने का ऑर्डर देने का अधिकार है ना। और जो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर या कोई अदर सर्विस है उसको रोकने का भी अथॉरिटी है उनके पास। तो अब ये बेसिकली ये पावर्स उनको सेक्शन 33A ऑफ वाटर एक्ट 1974 और सेक्शन 31A ऑफ एयर एक्ट 1981 के अंडर दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि अभी जो भी सिटीजनशिप को अपडेट कर रहे हैं जो बिहार और असम में जो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें दिया गया है कि कैसे, जैसे असम की बात करें तो वहाँ पे जो एनआरसी प्रोसेस हुआ, है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से लोगों की सिटीजनशिप खतरे में हो जा रही है। जैसे कि खुर्शीद अली जो है एक का नाम था, एक के फादर का नाम, और वो जो है गलती से फुर्शीद अली हो गया लिखा होना, ये लोगों की सिटीजनशिप खतरे में डाल रहा है। ऐसे कई केसेस कोर्ट ने रिजेक्ट किए सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में नामों का जो है मैचिंग नहीं हो पाई। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, इब्राहिम अली मीर, वो भी ये प्रूव नहीं कर पाए कि लेट जो है नूरल, उनके पिता जो है नूरुल इस्लाम ही थे, है ना। और ऐसे ही राम राजेंद्र दास के पिता का नाम राधाचरण वर्सेस राधाचरण दास होने पर कोर्ट ने उनकी नागरिकता रिजेक्ट कर दी। तो ये स्टडी नेशनल लॉ स्कूल ने पब्लिश की है। तो मेन फाइंडिंग इसकी क्या है कि कल्चर ऑफ सस्पिशन हो रहा है ना, हर डॉक्यूमेंट को शक की नज़र से देखा जा रहा है। दूसरा ये कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो है वो सिटीजन्स को के साथ शेयर नहीं की जाती, तो जो कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का वायलेशन है। तीसरा ये कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो होती हैं वो बायस्ड हैं, है ना, और एविडेंस को कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा जाता है, किसी भी एविडेंस को कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझते हैं। और कोर्ट खुद भी प्रोसीजरल जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको रीइंफोर्स कर देता है इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग देम।
तो वार्निंग दी है कि जो है अगर देश भर में एनआरसी जैसा एक्सरसाइज होता है तो ऐसे में मास एक्सक्लूजन और राइट्स का वायलेशन जो है देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स ने कहा कि इंडिया के सिटीजन्स जो है सिटीजनशिप लॉज को फंडामेंटली जो है रीथिंक करने की जरूरत है ना, जिसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन राइट्स का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ, इंडिपेंडेंस डे इनवाइट्स दिस ईयर टू फीचर चेनाब ब्रिज ऑपरेशन सिंदूर। तो बेसिकली जो है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसके अगेंस्ट में रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने जो है वहाँ के पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। तो इस साल का 15 अगस्त का सेलिब्रेशन में मेन थीम ऑपरेशन सिंदूर रहने वाला है। और जो न्यू इनविटेशन कार्ड है उस पर बेसिकली पहले सेंट्रल विस्टा की इमेज होती थी, अब इनविटेशन जो कार्ड है उस पर चेनाब रिवर ब्रिज की इमेज रहेगी, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। रिसेंटली पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, तो आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल है, इलेक्शन कमीशन मस्ट बी ऑफ इंडिया टू बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन इट्स एक्शंस। तो यही पूरा आर्टिकल है कि क्या इंडिया का इलेक्शन सिस्टम पर भरोसा कम हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन सिस्टम का सबसे बड़ा टेस्ट होता है उसका ट्रस्ट, स्पेशली फ्रॉम लूजिंग पार्टीज जो भी हैं, है ना। और अगर हारने वाले पार्टीज ये सोचे कि प्रोसेस बायस था और तो डेमोक्रेसी पर जो है क्राइसिस का फेथ आ जाता है ना। तो अभी बेसिकली राहुल गांधी ने जो है कहा कि 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो और डिटेल्स जो है जल्दी डिस्क्लोज करेंगे। इसी तरह तेजस्वी यादव जो बिहार के हैं, उन्होंने बेसिकली उनका जो नाम है वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से मिसिंग था, जो कि जो एपिक नंबर उनके पास था वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं हुआ। और कंसर्न्स बोलते हैं कि कंसर्न्स क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, कि अब ज्यादा सीरियस एलिगेशंस हो रहे हैं, जैसे इसको न्यूट्रलिटी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके और फेयरनेस को लेके। तो अब वीवीपैट का जैसे क्या है, वीवीपैट का इशू क्या है कि वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होता है और तो ये जो कि कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड होता है ना। और वीवीपैट टैलिंग प्रोसेस अब काफी ज्यादा आर्बिट्रेरी हो गया है ना। और सब पॉलिटिकल पार्टीज के पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि मॉनिटर किया जा सके, है ना। तो अभी क्या है कि इलेक्शन प्रोसेस प्रोग्रेस के नेगोशिएशंस नहीं होते हैं बिटवीन पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जरूरत है सिटीजन्स का जो है ट्रस्ट बनाए रखने की, और इलेक्शन कमीशन को भी अपना रिकॉर्ड जो है ट्रैक रिकॉर्ड करेक्ट करना होगा और पब्लिक का जो ट्रस्ट है वापस से रीगेन करना होगा थ्रू बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड न्यूट्रलिटी। तो यही इस पूरे एडिटोरियल में बोला गया है। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बैटरी वेस्ट है उस वो कैसे वो क्राइसिस में है। तो इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंडिया उसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है। इस वजह से जो लिथियम आयन बैटरी है उसकी डिमांड जो है 2023 में 4 गीगावाट आवर से बढ़कर 2035 की बात करें तो 139 गीगावाट आवर पहुंच सकती है, ठीक है। लेकिन जो बैटरी रिसाइकलर्स हैं, मेन यहाँ पे रिसाइकलर्स का मुद्दा दिया हुआ है, जो बैटरी रिसाइकलर्स हैं उनके बिना ये एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस हो सकता है ना। तो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि 2022 में जो है गवर्नमेंट ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लॉन्च किए, जिसमें कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट आया। इस रूल के तहत क्या होता था कि जो बैटरी बनाने वाली जो कंपनीज हैं, है ना, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको इंश्योर करना है कि जो बैटरी का वेस्ट है वो प्रॉपरली जो है कलेक्ट किया जाए और रिसाइकल किया जाए, है ना। लेकिन अब बेसिकली जो रिसाइकल कर रहे हैं और जो कलेक्ट कर रहे हैं जो उसका वेस्ट है, तो उसके लिए एक ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोर प्राइस है, ठीक है, जो कि रिसाइकलर्स को मिलता है इसको रिसाइकल करने के लिए। वो इतना कम है कि सस्टेनेबली रिसाइकलिंग इम्पॉसिबल है इसमें, और जो रियल रिसाइकलर्स है उनको नुकसान हो रहा है, और जो फेक रिसाइकलर्स वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, जैसे फॉल्स सर्टिफिकेट देना या बैटरी डंप करना, ये सब। तो और दूसरा क्या है कि लिथियम जो कोबाल्ट जैसे रेयर मिनरल्स हैं उन वो भी वेस्ट में जा रहे हैं, और हमें फॉरेन इंपोर्ट जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है इन सब के लिए। तो अब बोलते हैं कि इम्प्रॉपर डिस्पोजल होने की वजह से सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी काफी होता है ना। और दूसरा है इनफॉर्मल जो रिसाइकलर्स हैं उनका अनसेफ हैंडलिंग होता है,
जिससे कि पब्लिक हेल्थ जो है थ्रेट हो सकता है। फिर जो थर्ड बताते हैं कि 2030 तक पुअर रिसाइकलिंग इंडिया को जो है, अगर ये ऐसी रिसाइकलिंग चलती रही तो इंडिया को $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज जो है लॉस करा सकती है। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंप्लायंस प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली जो बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, वो डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं वहां पे रूल्स फॉलो नहीं करती है ना। और अगर यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम में ₹600 पर केजी रिसाइकलिंग का मिल रहा है, इंडिया में उसका एक चौथाई भी नहीं सोचा जा रहा है। और बेसिकली जो इसके लिए फिर सॉल्यूशंस जो बताते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, कि जो एक तो रियल कॉस्ट देना, उनको फ्लोर प्राइसिंग उनकी बढ़ाना, तो रियल कॉस्ट को कवर करना, ठीक है, यानी फ्लोर प्राइस को बढ़ाना ताकि रिसाइकलर सरवाइव कर सकें। दूसरा, फ्रॉड कंट्रोल करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग किया जाए, स्पेशली ऑफ ईपीआर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और थर्ड है कि कंप्लायंस को इंश्योर करना होगा ताकि स्ट्रिक्ट ऑडिट्स और पेनल्टीज इम्पोज की जा सकें, ठीक है। और ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग रेगुलेशन के थ्रू थ्रू इट, ताकि इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज किया जा सके। एंड फिफ्थ, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो डिस्कस होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए उनके में, गवर्नमेंट के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में और रिसाइकलर्स के बीच में। तो अगर सही प्राइसिंग और एनफोर्समेंट हो तो ये बैटरी वेस्ट क्राइसिस सर्कुलर इकोनॉमी के अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है ना। ये पूरा आर्टिकल है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, बांग्लादेश अ ईयर आफ्टर शेख हसीनाज आउस्टर। तो अभी जैसा हमें पता है कि बांग्लादेश में जो है अगस्त 2024 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की एंटरिम गवर्नमेंट जो है, उन्होंने पावर संभाला एंटरिम गवर्नमेंट की, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे उनसे सिचुएशन बिल्कुल अलग है बांग्लादेश में। और उनकी गवर्नमेंट के पीछे जो है जमाते इस्लामी का हाथ है। ये वही पार्टी है जो 1971 में बांग्लादेश बनाने के खिलाफ थी। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जैसे देशों के साथ उनको सपोर्ट मिल रहा है। और बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंटरिम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर भी यूनुस ने बेसिकली जो है यहाँ पे और उनकी टीम ने ओथ लिया और केयर गवर्नमेंट के नाम पर पावर ग्रैब कर ली। और इसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग भी हैं, जैसे हिजबुत ताहिर जैसे जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और केयर टेकर गवर्नमेंट का काम इलेक्शन कंडक्ट कराना होता है विद इन 90 डेज, पर यूनिस सरकार ने रिफॉर्म्स कमीशन बना के इलेक्शन डिले करने का एक्सक्यूज बना लिया है। तो अब वायलेंस और सप्रेशन की बात करें तो अवामी लीग जो है के लीडर्स और जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, सूफी, मुस्लिम, सब पर अटैक हो रहे हैं। और 1971 की वॉर जो बांग्लादेश के लिए है, लिबरेशन वॉर के मॉन्यूमेंट्स तोड़ दिए गए हैं। और शेख हसीना जो है वो भी जेल में है, जबकि जुलाई और अगस्त 2024 के दंगों के जिम्मेदार लोग छोड़ दिए गए हैं, है ना। और एक न्यू पार्टी नेशनल सिटीजन्स पार्टी बनाई गई है जो यूनुस को जो है वो सपोर्ट करती है। और ये पार्टी जेल के जो स्टूडेंट्स विंग हैं उन लोगों से बनाई गई है। जुलाई 2025 में इन्होंने जो है शेख मुजीबर रहमान जो है उनके होम टाउन पे रैली करने की कोशिश की और फिर आर्मी ने फायर भी किया। और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स है पूरा, जुडिशरी, सेंट्रल बैंक और मीडिया सब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। जर्नलिस्ट जो है वो सब जेल में है ना। और मीडिया हाउसेस जो है वो उनसे ले लिए गए हैं और सिर्फ गवर्नमेंट का नैरेटिव ही दिखाया जा रहा है। और शेख हसीना के टाइम पे बेसिकली जो इकोनॉमी है वो 6% से ज़्यादा ग्रो कर रही थी। अब ग्रोथ जो है वो हाफ हो गई है, जॉब्स कम हो गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यूनुस सरकार जो है उसने इंडिया के खिलाफ भी जो है प्रोपोगंडा चलाया है, जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर बुरा असर पड़ा है। तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है? इंडिया ने बेसिकली शुरू में दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन यूनुस सरकार ने रिजेक्ट किया। अब पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का एक ग्रुपिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया चाहता है कि जल्दी से फ्री और फेयर इंक्लूसिव इलेक्शंस हो ताकि बांग्लादेश में वापस से एक डेमोक्रेटिक और फ्रेंडली देश जो है वो बन सके। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे डेटा से रिलेटेड है। इंडियाज पैंडेमिक टोल रिमेन्स इल्यूसिव। तो बोलते हैं कि जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसके डेटा ने दिखाया कि कोविड-19 जो है था उसके टाइम पे इंडिया में डेथ्स का असली नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और बेसिकली 2019 में 76.4 लाख डेथ्स हुई,
2021 में 1.1 लाख डेथ्स हुई और 2021 में 1.02 करोड़ डेथ्स हुई। और ये नंबर्स दिखाता है कि कोविड-19 का असली इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट का फिगर था वो सिर्फ जो है 5.33 लाख था, उससे कहीं काफी 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 ज्यादा बड़ा है ना। तो अब बेसिकली क्या है कि सिस्टमिक प्रॉब्लम दिखाया गया है डेटा कलेक्शन में। तो इंडिया में सभी डेथ्स रजिस्टर नहीं होते, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 2016 से 20 के बीच में 29% डेथ रजिस्टर ही नहीं हुए, है ना, नॉट रजिस्टर्ड। और 2020 के लॉकडाउन में सिविल रजिस्ट्रेशन को एसेंशियल सर्विस नहीं बनाया गया, जिससे सिचुएशन और बिगड़ गई। और 2020 में जो है 45% जो लोग हैं उनको बिना किसी मेडिकल अटेंशन के ही मर गए, है ना, जो पहले की कंपैरिजन में 10% से ज्यादा है। और सिर्फ जो है लगभग 23.4% डेथ्स ही प्रॉपरली जो है उनको मेडिकेटेड सर्टिफाइड होती है इंडिया में, है ना। और तो और कई सारी इनडायरेक्ट डेथ्स हुई, जैसे हॉस्पिटल्स में जो है बेड्स और मेडिसिन की कमी की वजह से, लॉकडाउन में सही ट्रीटमेंट ना मिल पाने की वजह से, इकोनॉमिक स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन की वजह से भी कई सारी डेथ्स हुई। तो क्या बोलते हैं, क्या करने की जरूरत है कि जो ये पूरा जो नेक्स्ट सेंसस में लोगों से डिसेंडेंट रिलेटेड सवाल पूछने चाहिए, और एक नेशन वाइड जो है स्टडी होना चाहिए कि कोविड-19 से जुड़े एक्चुअल डेथ्स पे, और इंडिया का जो डेथ सर्विलेंस सिस्टम है अर्जेंटली उसको रिफॉर्म करना होगा ताकि डेटा प्रॉपरली कलेक्ट किया जा सके, है ना। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, वाई अ प्रोग्रेसिव इंडियन पॉलिसी ऑन म्यांमार इज मोर देन प्लॉजिबल। तो म्यांमार में क्या है, बेसिकली 2021 से मिलिट्री रूल चल रहा है ना, जिसमें उसने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया है। इसके बाद जो है लगभग मिलिट्री रूल के बाद 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। फिर भी इंडिया अब तक मिलिट्री रेजिम के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाया हुआ है उसने। तो इंडिया को अपनी म्यांमार पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। पहला बोलते हैं कि डेमोक्रेसी और ह्यूमन सिक्योरिटी को पॉलिसी का सेंटर बनाया जाए। इंडिया बेसिकली एक फेडरल डेमोक्रेसी है, और म्यांमार का के जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर्स हैं वो इंडिया के को जो है मॉडल के रूप में देखते हैं। तो म्यांमार के ऑपोजिशन ग्रुप्स जैसे कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और एथनिक ग्रुप्स वो चाहते हैं कि मिलिट्री द्वारा जो बनाए गए 2008 का कॉन्स्टिट्यूशन हो उसको हटाकर एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, और इंडिया की जो ट्रेनिंग और नॉलेज है उसको शेयर करके उसकी मदद कर सकता है। इंडिया जो है अपनी ट्रेनिंग और जो नॉलेज है वो शेयर करके उसकी मदद कर सकता है, जिससे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो कम किया जा सके। फिर दूसरा बताते हैं कि वेपन्स जो इंडिया सेल करता है म्यांमार को, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है इंडिया के जो है कुछ स्टेट ओन्ड कंपनीज म्यांमार को वेपन और उसके पार्ट्स बेच रहे हैं। तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं वहाँ के सिविलियंस के खिलाफ जो है मिलिट्री के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, इस ट्रेड को तुरंत रोकना चाहिए। थर्ड बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए जो है बॉर्डर्स को खोलना चाहिए, जैसे कि चीन और राखीन स्टेट में सिविलियंस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और इंडिया को बॉर्डर फेंसिंग का जो प्लान है वो रोकना चाहिए, और जो फ्री मूवमेंट रजीम है उसको दोबारा से स्टार्ट कर देना चाहिए। और मिजोरम ऑलरेडी रिफ्यूजी और एड देने में एक्टिव है, उस मॉडल को एक्सपैंड किया जा सकता है ना। और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वहाँ की गवर्नमेंट मिलिट्री गवर्नमेंट के द्वारा उसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत बुरा है ना। और फोर्थ जो बोलते हैं कि रिफ्यूजीज को जो डिपोर्ट करते हैं इंडिया से वो बंद करना चाहिए। तो बोलते हैं कि जो है इंडिया ने रिफ्यूजीज कन्वेंशन वो साइन नहीं किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और जो असम में 27 चिन रिफ्यूजीज को भी तुरंत रिलीज करके शेल्टर देना चाहिए, है ना। तो बोलते हैं कि इंडिया हमेशा से कहता है कि वो म्यांमार के लोगों के साथ है, तो अब बोलते हैं कि अब समय आ गया है वो सिर्फ कहना नहीं बल्कि दिखाना भी शुरू करे। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे, एथेनॉल ब्लेंडिंग गवर्नमेंट डाउन प्लेज माइलेज ड्रॉप कोरोजन अ कंसर्न। तो अब बेसिकली गवर्नमेंट का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम है, एथेनॉल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट E20 है ना, E20 एथेनॉल से जो है माइलेज वो थोड़ा सा कम होगा, 1 से 6% कम हो सकता है, बट इंजन ट्यूनिंग के साथ इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है कि E20 जो है वो फ्यूल वो कोरोसिव है ना, और ओल्ड गाड़ियों के इंजन, फ्यूल टैंक, रबर, प्लास्टिक पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, और मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करता है एथेनॉल, है ना,
मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो जो मेटल पार्ट्स हैं उसमें रस्ट और रबर पार्ट्स जो है वो स्वेल हो सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं। तो कंपनी का कहना है कि जो अप्रैल 2023 से पहले वाली गाड़ियों में मॉडिफिकेशंस चाहिए होंगे, है ना, फॉर E20 जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है उसमें, है ना। तो सोल्यूशन क्या है कि E20 कंपैटिबल पार्ट्स जो है वो बनाए जाए और इंजन का कैलिब्रेशन भी उसके साथ हो फॉर बेटर सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। जो नेक्स्ट न्यूज में यहाँ पे आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन सैचुरेशन प्लान कवर्स टू अ थर्ड ऑफ ग्राम पंचायत। तो आरबीआई ने बेसिकली 1 जुलाई से ग्राम पंचायत लेवल पर नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया, जिसमें कि री केवाईसी, पीएम जन धन योजना के अकाउंट ओपनिंग और जो एनरोलमेंट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन सब का जो है बेसिकली क्या किया है, उन्होंने एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया है इनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंकिंग और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को डोर स्टेप पहुंचाना और अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट्स हैं और या ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी अवेयरनेस बढ़ाना, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी इज अलाइव, न्यू लिबरलिज्म इज डेड, इंडिया टेक अवे फ्रॉम ट्रम्प एरा। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने बेसिकली जो है ये अपने डायरेक्ट और जो एग्रेसिव स्टाइल के लिए मशहूर हैं, ये उनकी नेगोशिएशन टैक्टिक भी है और उनका जो एंटी ट्रेड, एंटी वॉर और अमेरिका फर्स्ट अप्रोच है उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले ही था। और इससे मैसेज क्या है इंडिया के लिए कि इंडिया को अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो बनाए रखनी चाहिए, ना तो पूरी तरह से यूके से यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन होना चाहिए, ना ही उससे जो है दूर होना चाहिए। और जो यूएस के अलायंसेज हैं, है ना, वो कभी भी बदल सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को इग्नोर करके यूएस और यूके के साथ न्यूक्लियर डील की, है ना। और जो एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ है ना, कि एक्सपोर्ट से जो ग्रोथ आती है कंट्रीज की, वो मुश्किल हो चुकी है क्योंकि सब कंट्रीज जो है वो प्रोटेक्शनिज्म की जो तरफ भाग रहे हैं, है ना। और ट्रम्प एरा ने दिखाया कि जो न्यू लिबरलिज्म जो है उसका जमाना खत्म हो रहा है और हर कंट्री खुद को जो है वो सिक्योर करना चाहता है। तो न्यू लिबरलिज्म क्या होता है? न्यू लिबरलिज्म खत्म हो रहा है का मतलब कि जो है, जो इसका कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ्री मार्केट को प्रमोट करो, ओपन ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, है ना, और जो है ग्लोबलाइजेशन हो चीजों का, ठीक है, एक दूसरे से जो है एक कंट्री से सामान ले और दे सके, ट्रेड कर सके। तो ये खत्म हो रहा है और हर कंट्री अपने आप को सिक्योर कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है, बी वेरी कॉशियस विद न्यूक्लियर रेटोरिक, सेज रशिया इन रिप्लाई टू ट्रम्प्स रिमार्क। तो रशिया ने वार्निंग दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जो है वो 2 न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो डिप्लॉय करेंगे, है ना, जैसा कि कल की न्यूज में हमने देखा था। तो ये सब एक ऑनलाइन जो फाइट है उसके बाद आया है, जिसमें रशिया के एक्स प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव जो है उन्होंने ये सब ट्वीट किया और ट्रम्प ने कहा कि ये डिसीजन मेदवेदेव के प्रोएक्टिव कमेंट्स के रिस्पॉन्स में लिया गया है, लेकिन उसने ये क्लियर नहीं किया कि सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड होंगी या फिर न्यूक्लियर आर्म्ड। और रशिया के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जो है न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में सबको बहुत कॉशियस रहना चाहिए। और तो ये टेंशन जो है बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर और ट्रम्प के जो इकोनॉमिक सैंक्शंस के वार्निंग के चलते इन्होंने ये ऐसा स्टेटमेंट दिया था रशिया के एक्स प्रेसिडेंट ने, है ना। और मेदवेदेव ने ट्रम्प को थ्रेटन करते हुए कहा कि जो है हर नया अल्टीमेटम जो है वॉर की ओर ले जा रहा है, और सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी, है ना। तो यूक्रेन ने बेसिकली ट्रम्प के स्टैंड को सपोर्ट किया है और कहा है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ ही काम आता है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज डिस्कशन, जिसमें हमने सारी न्यूज को अच्छे से डिस्कस किया और सारे एडिटोरियल्स को भी प्रॉपर्ली हमने देखा। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।